जय हिंद दोस्तों, हम लोग यूजीसी के नेट सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। तो इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, इस तरह से ये डिवाइड करके दिया है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से दिया है। आप देखोगे कि BLIS और MLIS का पूरा सिलेबस इसमें इन्होंने जोड़ रखा है और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो। सबसे पहला यूनिट जो पढ़ पढ़ के हम लोग मर गए, डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज, वही है। 4 चीज़ें: डेटा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। दूसरा है इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, डिसेमिनेशन। ये भी आसान ही है। रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें इन सब चीज़ों को आप लोगों ने एम्बलिस में मोस्टली पढ़ा होगा, और पहला वाला टॉपिक तो बीलिस में ही आपको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन साइंस, रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। ये बीलिस में भी था और एम्बलिस में भी था कि इन्फॉर्मेशन साइंस विद द इकोनॉमी, विद द साइंस एंड टेक, विद द ह्यूमैनिटीज़, विद द ये जो हिस्ट्री वगैरह आते हैं इसको क्या बोलते हैं, सोशल साइंसेस। कम्युनिकेशन टाइप्स, थ्योरीज, मॉडल्स, चैनल्स, वेरियस ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन। तो सैनन बीवर का मॉडल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, काफ़ी बार ये पूछा भी गया था। अन्य मॉडल्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था हम लोगों ने कि किस तरह से होता है, सेंडर से लेकर के रिसीवर तक, और फीडबैक से लेकर के डिकोड कोड सब इसमें आ जाता है। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज़, जनरेशन, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडियरीज। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज जो इंफॉर्मेशन को पैदा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडियरीज भी आते हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल पे हम लोगों ने देखा होगा। IPR एंड लीगल इशूज़। IPR क्या होता है? 20 साल के लिए कोई नई चीज़ कोई खोज करता है तो उसको राइट्स दिया जाता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसको बोलते हैं। तो इसका कैटेगरीज क्या था? कन्वेंशंस कौन से हुए थे, ट्रिटीज़ कौन और लॉज कौन से थे। प्लेगरिज्म, वाह, कुछ भी आपने नया चीज़ बनाया, कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने कोई शोध सर्च किया और उसका रिसर्च पेपर बनाया, तो उसकी प्लेगरिज्म चेक होती है कि कहाँ कहाँ से माल उठाए हो आप। पता चले कुछ वेबसाइट्स हैं, रिसर्च गेट, शोधगंगा, वहाँ से कॉपी कट करके पेस्ट करके डाल दिया, तो प्लेगरिज्म चेक करके तुरंत बता देता सोर्स। RTI, इसने पूरा चेंज कर दिया, राजस्थान से लेकर के पूरे देश में कैसे फैला, इसको पूरा जानना पड़ेगा हम लोग को। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये पहले था, RTI के पहले था, और ये भी अभी भी है, 2002 में आया था। इसने बहुत बड़ा चेंज लाया लाइब्रेरी के क्षेत्र में। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बोला जाता है कि लाइब्रेरीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करें लोगों को, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हब के रूप में हो। नेशनल नॉलेज कमीशन, जब भारत की बात की जाती है ना, तो कि क्या क्या डेवलप हुआ इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, तो नेशनल नॉलेज कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल मिशन ऑन द लाइब्रेरीज़, कई मिशंस आए, ठीक है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये पूरा इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड है, बहुत ढेर सारा। ये IPR वगैरह तो बिलिस में भी दिया हो, बट प्लेगरिज्म तो यहीं पे है इंग्लिश में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, कमिटीज़ एंड कमीशन ऑन द लाइब्रेरीज़ इन इंडिया। तो किस तरीके से लाइब्रेरीज़ का डेवलप हुआ, बिलिस, कमिटीज़ और कमीशंस कैसे हुए, रंगनाथन का क्या क्या योगदान, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, नेशनल, 4 ही इसमें बता दिया कि ज़्यादा और नहीं पढ़ना है। वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक, वो सब दिया नहीं, डिजिटल वगैरह, हालांकि पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए 4 दिया है। लाइब्रेरीज लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट्स, आज ही मैंने इसके बारे में डाला है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट, डिलीवरी बुक एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट, और जो स्टेट के एक्ट्स हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज की किताबें ताला बंद करके मत रखो, किताबी यूज़ के लिए, यूज़र का टाइम बचे, लाइब्रेरी पढ़ने वाली संस्था। ये रंगनाथन जी ने जो दिया था 5 लॉज हुआ था। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज प्रोफेशन स्किल्स एंड कम्पिटेंसेस, प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये एक दरअसल ये जो कोर्स है ना अपना एमडिस का, ये मैनेजमेंट का कोर्स आता है, MBA की तरह ही है। तो इसीलिए प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह इसमें आ जाती हैं, लाइब्रेरियनशिप वगैरह, और ग्रीन लाइब्रेरियनशिप भी इसमें आ जाती है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखो यार, सिलेबस पढ़ने का मतलब डिकोड करना होता है सिलेबस को, ये नहीं कि आप ऐसे देखते हुए चले गए। सिलेबस अगर आपने डिकोड नहीं किया, अगर सिलेबस आपने किसका, यार बहुत बड़ा योगदान होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का, अगर ये नहीं किया तो तैयारी कुछ नहीं है तुम्हारी, कचरा है। लाख कोचिंग के वीडियोस तुम देखते रहो, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा।
अब देखो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, अब जब पढ़ोगे 5 लॉज सिलेबस पढ़ने के बाद, तब देखो कितना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि हाँ यार ये सिलेबस का पार्ट है। तो उसके बाद तो इसीलिए डिकोड मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। प्रोफेशनल एसोसिएट्स कौन कौन से हैं, जैसे ILA हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, IAS LIC हो गया, IATLIS हो गया, IFLA, ALA, क्लिप, एसलिप, SLA, रोल ऑफ UGC, RRLF, यूनेस्को। इन दोनों के बारे में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब करीब 3-4 घंटे पहले मैंने रात में 4 बजे वीडियो, 3:30 बजे वीडियो बनाया इस पर RRLF और यूनेस्को के बारे में, तो उसको देख सकते हो आप। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, क्या हाल रहा है इसका। लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ यूजर्स, यूज़र स्टडीज़, यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ यूज़र में देखो कई तरह के होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आम आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है यार। यूज़र स्टडीज़ उसको करना होता है कि कौन कौन से यूज़र आते हैं, उसकी स्टडी करनी होती है लाइब्रेरियंस को। यूज़र एजुकेशन में क्या होता है, आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले यूज़र को आप बताते हो कि ओरिएंटेशन देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपना पैम्पलेट्स वगैरह छपा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, अपने लैब वगैरह में सेमिनार अटेंड करते हैं कि यूज़र को पता चले हमारी लाइब्रेरीज़ में क्या है। फिर बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रोफाइलिंग करते हैं यूज़र्स की। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, लिटरेसी मतलब होता है 7 साल या उससे अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति जो एक भाषा में पढ़ना और लिखना जानता हो, उसको लिटरेसी बोलते हैं। एजुकेशन और लिटरेसी और ये सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। लिटरेसी जस्ट एक लैंग्वेज से रिलेटेड है कि वो अपना साइन वगैरह कर लेता है बस, लेकिन इंफॉर्मेशन लिटरेसी तो इतना ही समझो कि इंफॉर्मेशन के बारे में लोग जानते हो, इसके एरियाज़ के बारे में जानते हैं, स्टैंडर्ड क्या है उसके लिटरेसी का, टाइप्स और मॉडल्स क्या हैं, ट्रेंड्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ लिटरेसी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये यूनिट 2 था। थर्ड यूनिट में इंफॉर्मेशन सोर्सेज, देखो इसको अच्छा मैंने हिंदी में तो कुछ बोला ही नहीं यार सूचना स्रोत इसको बोलते हैं। उसकी प्रकृति, चरित्र और प्रकार, फॉर्मेट, ये सब चीज़ें इसके बारे में, कहाँ से सूचनाएं निकलती हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज इसको बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो एक प्राइमरी सोर्स होता है, मतलब सबसे पहले जो ओरिजिन इन्फॉर्मेशन होता है कि मतलब सबसे पहला, जैसे मान लें कोई क्वेश्चनर तैयार किया और उससे आंसर्स मिले, ठीक है, 100 लोगों का, तो फिर वो जो डेटा होगा वो प्राइमरी होगा, बिल्कुल ओरिजिन, कभी वर्जिन, कभी वो उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जब उस डेटा को प्रोसेस करके यूज़ कर लिया गया कहीं पे, तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होगा वो। फिर उसके बाद उस सेकेंडरी को यूज़ किया गया तो टर्शियरी हो जाएगा, पढ़ा होगा सबने। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब आ जाते हैं। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आता है, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफिक, इंडेक्सिंग, ऑपरेटिंग, ये सब। टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डायरेक्टरीज, ईयरबुक, ये सब। रेफरेंस सोर्सेज में बिब्लियोग्राफिक, रेफरेंस में क्या होता है, कहाँ कहाँ से हम लोग मटेरियल्स उठाएं, बिब्लियोग्राफिक एजुकेशन, लैंग्वेज, जियोग्राफिकल, ये सब आता है। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वैद्युतीय सूचना संसाधन, इसमें क्या होता है कि सारा जो डिजिटल और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सब इसमें आ जाती हैं। तो वेब पोर्टल्स, बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन फोरम से। डेटाबेस, डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कई डेटा, जैसे मान लो कि मेरे पास 10 फाइलें हैं, MLI10, इसी का मान लो यही PDF है, ऐसे ही NetJRF से रिलेटेड 10 PDF मैंने अपने फोल्डर में रख लिया, तो डेटाबेस हो गया। डेटा को कलेक्ट करना डेटाबेस होता है। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है, न्यूमेरिकल होता है, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेस, तो कई तरह के होता है। और वो जो आपने MS एक्सेस का पढ़ा होगा तो उसमें वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो HR और इंस्टीट्यूशनल, इन दोनों का क्या संबंध होता है, इन दोनों को हम लोगों को देखना। इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड वेब रिसोर्सेज, इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम चेक करते हैं कि उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, किन और क्या क्या वो सुविधाएं हैं, क्या वो सारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पा रही हैं, तो इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है। कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, अब देखो यहाँ पे तीनों वर्ड्स को तोड़ दो। कम्युनिटी मतलब आसपास के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है,
जितने भी मनुष्यों का समूह होता है। इन्फॉर्मेशन क्या, सूचना होता है, डेटा का कलेक्शन। सर्विसेज मतलब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी हम लोग सेवाएं देते हैं। तो कम्युनिटी को दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सेवाएं कौन कौन सी होंगी? अवेयरनेस सर्विसेज। उन्होंने पूछा कि मेरी भैंस गायब हो गई, हम कैसे पता करें? तो बोलेंगे कि सीसीटीवी कैमरा देख लो अगर लगा हो, उसके बाद आप जा कर के या इधर उधर बात करो। तो मतलब फिर क्वेश्चनेयर तैयार वो करेंगे कि काले रंग की भैंस थी, उसकी सींग थी, उसके 4 पैर थे, इस तरह से पूछेंगे। मजाक था। चलो, रेफरेंस सर्विसेज में क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और टाइप्स क्या है? रेफरल और रेफरेंस सर्विसेज दो चीज़ होती है। जैसे मान लो आप मेरे पास आए, भैया या दोस्त ये बताओ कि यार नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें? तो मैंने बोला कि ये क्यूरियस माइंड का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने ये रेफरेंस दे दिया पूरा एकदम डायरेक्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारी सोर्सेज। उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करो, एक प्रोफेसर है, मैं उनका नाम बता देता हूँ, उनसे बात कर लो। तो ये रेफरल हो गया, ठीक है। मैंने खोज करके आपको ये पीडीएफ ही दे दिया, तो ये रेफरेंस होगा। और क्यूरियस माइंड रेफरल और रेफरेंस दोनों हो सकता है। अगर मैंने सिर्फ बता दिया क्यूरियस माइंड नाम का चैनल है, उसको जा करके देख लो, तो वो रेफरल हो गया। रेफरेंस तब हुआ जब मैंने उसका लिंक भी दे दिया, उसके पीडीएफ भी दे दिया, हर चीज़ आपकी हेल्प कर दी, तो रेफरेंस हो गया। अलर्टिंग सर्विसेज मतलब होता है CAS SDI। CAS मतलब होता है करंट अवेयरनेस सर्विसेज। SDI मतलब इस पे, अरे इसका मैं यस वाला मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशल है, स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक, आई थिंक स्पेसिफिक ही होगा। डिसेमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आई थिंक यही होना चाहिए, या मे बी आप देख लेना। तो इंटर लाइब्रेरी लोन डॉक्यूमेंट डिलीवरी, अलॉटिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। CS में क्या होता है, आजकल नई नई क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना होता है। टेरी की लाइब्रेरी का देखोगे तो लोग न्यूज़ क्लिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो करेंट अवेयरनेस सर्विसेज से रिलेटेड होती है। और ILL मतलब लाइब्रेरी में अगर कोई किताब नहीं है तो दूसरी किताब लाइब्रेरी से वो लोन ले लेते हैं, तो उसको ILL बोलते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी क्या होता है कि मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, तो डिलीवरी कर दी आपके घर पे ही, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो गया। मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल। मोबाइल मतलब एक तो दो मोबाइल यूज़ किया जाता है। एक तो मोबाइल फ़ोन जो आप जिसको पकड़ करके आप वीडियोस देख रहे हो, दूसरा मोबाइल का यूज़ किया जाता है मतलब ऐसी लाइब्रेरी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। जैसे वैन की लाइब्रेरी हो गया, घोड़ा लाइब्रेरी हो गया, ऊँट की लाइब्रेरी हो गई, गधे की लाइब्रेरी हो गई। ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सच में पब्लिक लाइब्रेरीज ऑन गधा। आपने देखा होगा रंगनाथन ने बुलक कार्ट लाइब्रेरी शुरू किया था, बैलगाड़ी पे लाइब्रेरी। अभी ये DPL जो है बस की लाइब्रेरी, वैन की लाइब्रेरी शुरू कर रहा है। लाइब्रेरी ऑन ट्रेन, ये काफ़ी खूबसूरत है यार। तो उसमें ओपेक और दूसरा है ये जो मोबाइल फ़ोन में हम लोग करते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन वाला इसमें बता रहा है। तो मोबाइल फ़ोन में ओपेक हो, जहाँ पे ओपेक मतलब वहाँ से हम लोग सर्च कर रहे हैं कैटलॉग्स से कि कौन सी बुक्स कहाँ पे हैं। मोबाइल का डेटाबेस हो, लाइब्रेरी की वेबसाइट हम लोग जा सकें, ऐप्स, लाइब्रेरी की इंस्ट्रक्शंस। ऑगमेंटेड रियलिटी ये मैं समझाऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा, तो जा कर के वीडियो देख लो। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि चीता या कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है बट उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। 3D की तरह उसमें दिखता है कि वो चीज़ है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी से चिड़ियाघर बना दिया, लेकिन उसको छुओगे तो कुछ होगा थोड़ा ना, क्योंकि वो सब रेज ही हैं। तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। देखना SMS अलर्ट सर्विस, जियो लोकेशन। जियो लोकेशन में क्या होता है, कौन सी बुक कहाँ पे है, मोबाइल में सर्च करोगे लोकेशन बता देगा कि आप बाएं घूमो, दाएं घूमो, ऊपर कूद जाओ, सीढ़ी से इधर जाओ, उधर जाओ, और आपको बुक मिल जाएगी। रेफरेंस इंक्वायरी। वेब 2.0 एंड 3.0, इसको W3 भी बोलते हैं। लाइब्रेरी 2.0 ये क्या है कि लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में और उसके डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में अंतर में होता है। एक हार्ड कॉपी की बुक है, उसको स्कैन करके PDF बना दिए, वो हो गया डिजिटाइजेशन। डिजिटलाइजेशन पहले ही रजिस्टर पे सब कुछ लिखते थे, रजिस्टर फेंक के कंप्यूटर ले आए, तो उसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन में W2 W3 ये आ जाता है, ठीक है। और ये वोडकास्ट, आस्क, वोडका नहीं है, वोडकास्ट है, ध्यान से देखना। आस्क लाइब्रेरियन, ये सब क्या है कि वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ से आप काम कर सकते हो। और ये मैसेजिंग RSS फीड वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला नहीं है, वो दूसरा RSS है, ठीक है। कोलैबोरेटिव सर्विसेज, सोशल नेटवर्क्स, एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स, सोशल टैगिंग, सोशल बुकमार्किंग,
तो ये उसमें आ जाता है। वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, निस्केयर, डेसीडॉक, डेसेंडॉक, इनविस, इन्फ्लिमनेट, डेलनेट, ईयरनेट, पेयरनेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दरअसल क्या है, लाइब्रेरीज़ कि में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाई जा सकती, तो इन लोगों ने, लाइब्रेरीज़ वालों ने नेटवर्क बना लिया, उसी को बोलते हैं, जैसे इन्फ्लिमनेट है तो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, तो इन्होंने नेटवर्क बना दिया यूजीसी के अंदर, तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ इसके अंदर जुड़ गई। तो इनके अंदर कोई किताब उताब नहीं मिलता है तो ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, भैया या दीदी या दोस्त या कुछ प्लीज़ भेज दो किताब, तो वो भेज देते हैं और शुक्रिया के जगह पे पैसे भेज देते हैं। थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज ही लगता है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी समय बच जाता है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, INIS, एग्रीस, इंस्पेक्ट, मेडलियर्स, बायोसिस, एरिक, पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सब बहुत इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं, बहुत अच्छा है। एक तो यार ये जो PIS है ना, पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। एग्रीज जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से हो गया, तो ये PIS सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्य भी हैं लेकिन वो स्पेशल फील्ड्स के हैं। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्सिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। देखो रिसोर्स शेयरिंग और कंसोर्सिया में क्या डिफरेंस होता है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब आपके पास एक कॉपी है, मेरे पास एक कॉपी है, मेरे पास हिस्ट्री की कॉपी, आपके पास ज्योग्राफी की कॉपी है, एक दूसरे को शेयर कर दिया, दोनों के पास हिस्ट्री ज्योग्राफी की हो गई। लेकिन हम दोनों मिल करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम लोग एक इकोनॉमी का, हम लोग एक नोट्स बना रहे हैं, दोनों मिल करके बना रहे हैं कि किसी ने जा कर के बजट वगैरह कलेक्ट किया मटेरियल, किसी ने जा कर के टेलीग्राम और यूट्यूब से चेक किया, किसी ने ढेर सारे मटेरियल से कलेक्ट किया और एक ही नोट्स बनाए इकोनॉमिक्स का, तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी कंसोर्सिया के, मतलब एक ही गोल को बनाए और कई लाइब्रेरीज मिल करके उस पर काम कर रहे हैं, तो यही लाइब्रेरी कंसोर्सिया होती है। तुम्हें क्या लगा कि 2 मिनट में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा? तुम लोग सिलेबस इतना घटिया तरीक़े से पढ़ते हो, इसीलिए दिक्कत होती है। सिलेबस इस तरह से कभी पढ़ा है? खोलना पड़ता है, एक एक वर्ड को आप समझो तो लगेगा कि यार 50% तो तैयारी ही हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है तुम्हारा। सिलेबस अगर इस तरह से तोड़ कर कोई खोल करके लिखा, और सिलेबस पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सब देखते ही नहीं। कोचिंग के वो जो टेस्ट सीरीज़ है सब 2-2, 3-3 घंटे सॉल्व करेंगे एक दिन में, और ऐसे 20-30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में पेट खराब हो जाएगा। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नेचर एंड एट्रीब्यूट्स, मॉडल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट्स में रंगनाथन, नील मेघन, इन लोगों के बात करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोग बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, थ्योरीज ऑफ कैनन्स एंड प्रिंसिपल, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सोनॉमीज, फॉक्सोनोमी, ट्रेंड्स ऑफ इन कॉलेज क्लासिफिकेशन। तो नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा, तो इसमें क्लासिफिकेशन का जैसे हो गया UDC, DDC, CCC, UC, सब जितने भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है वो सब प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ना है, प्लस SKOS वगैरह पढ़ना है, टैक्सोनॉमीज़ वगैरह सब पढ़ना है। मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, मैपिंग भी करना है इसका, मतलब वही जो मैंने अभी बताया। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस में कैटलॉगिंग भी हम लोगों को करना होता है, और कैटलॉगिंग जो है वो AACR2, मार्क 21, इन सब चीज़ों के आधार पे होता है। तो यूनियन कैटलॉग वगैरह भी आप पढ़ोगे। खांसी आ सकती है किसी को भी, तो सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफी, हालांकि खांसते समय मैंने हाथ रख लिया था मुंह पे, आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफी, रिकॉर्ड्स, फॉर्मेट्स एंड डिस्क्रिप्शन, ISBD, ये बहुत बार पूछा, मार्क 21, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, उसके आधार पे कैटलॉगिंग वगैरह किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन, ISO 2709, Z39.0, Z39.1। सोल का वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो उसमें ये सब स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स में ये सब स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड हैं। ये जैसे ये ISO 2709, इसी तरीके से एक और भी स्टैंडर्ड है जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये जो आपने देखा होगा कि ये RFID सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो अगर ये सब स्टैंडर्ड्स नहीं रहेंगे तो RFID काम ही नहीं करेगा उस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में। मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स, डबलिन कोर, मार्क 21, मेट्स, मोड्स, ईट, ये सब आपको करना है। इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स, असाइन, प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कौन सा, वोकेबलरी कंट्रोल,
आफ्टर एक्टिंग क्या होता है कि मान लो आफ्टर एक्टिंग समरी और ये सब चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। आफ्टर एक्टिंग क्या होता है कि मान लो 600 पेज का कोई रिसर्च पेपर है, उसको 20-25 लाइन में सिर्फ लिख देना कि क्या क्या उसमें है, उसको आफ्टर एक्टिंग बोलते हैं। बहुत संक्षिप्त में किसी रिसर्च पेपर वगैरह को लिख देना। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, रिट्रीवल मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को खोजना। फीचर्स, कंपोनेंट्स, मेथड्स एंड एवेल्यूएशन, तो किस तरह से हम लोग खोजते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फंक्शंस, स्कूल ऑफ थॉट्स, मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है, ठीक है। कितना बड़ा सिलेबस दिया है, पूरा ही MLIS का इसने पूरा वही छाप दिया है सिलेबस ही यार। जान निकल जाएगी ये तो। ये सच में नेट वाला ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, नेट सिलेबस ही इतना ज़्यादा इसने दे रखा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फंक्शंस, स्कूल ऑफ थॉट्स। अब मैनेजमेंट मैंने बताया था ना कि MBA टाइप ये कोर्स है, तो ये मैनेजमेंट के ढेर सारे प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे। MLI 102 में आपने पढ़ा होगा। और LIC मैनेजमेंट, बुक सिलेक्शन टूल्स, प्रिंसिपल एक्विजिशन, ये सब कैसे मैनेज किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन वगैरह। ये 4 मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके रिक्वायरमेंट से मोटिवेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। HR कुछ और नहीं होते, जो आदमी काम करते हैं, मनुष्य जो काम करते हैं, आदमी औरत दोनों, ठीक है, वो लोग इसमें आ जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द लाइब्रेरी, तो बजटिंग वगैरह आपने खूब पढ़ा होगा मस्त से कि किस तरह से बजट होगा, जीरो बेस बजट होगा, डिटेल्स बजट होगा, आइटम बजट होगा, ठीक है। और इसमें फोरकास्टिंग में, बजट फोरकास्टिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शनल बजट, ये सब। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सोर, पेस्ट, पॉर्न, CPM, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। TQM आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। MIS मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सेंटर, MBO चेंज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ द लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सब आ जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। ये MLI 103 एंड MLI 104 से रिलेटेड आ गया, पूरा मास्टर्स लेवल का है वही। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, ये सब आ जाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मज़ा आ रहा होगा ना, हम लोगों ने जितना सब कुछ पढ़ा हुआ है टेली कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है यार। सब पे वीडियो हम लोगों ने बनाया, सब कुछ आप जानते भी होंगे, बट सब पे मैंने एक एक करके वीडियो बनाया हुआ है, एक एक चीज़ पे। किसी ने अगर उन सब वीडियोस को भी देखा होगा ना, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी उसी में आ जाता है, MLI 104 में, MLI 104 में। तो उसमें ऑटोमेशन में क्या होता है कि जहाँ पे मनुष्यों का कम प्रयोग हो, उस मशीनें काम करने लगे, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो RFID हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया। डिजिटल लाइब्रेरी किस तरीके से आगे बढ़ेगा। डिजिटल प्रिजर्वेशन मतलब होता है कि जो बुक्स वगैरह होती है उसको किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, नीड पर्पस, टाइप्स, टूल्स, इंस्टीट्यूशनल, ये सब। रिपोजिटरीज मतलब जहाँ पे डेटाज कलेक्ट होते हैं, रिसर्च पेपर्स कलेक्ट होते हैं, उसको रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन पॉइंट, ठीक है। डेहरी जानते हो, अनाज भरा जाता है, वही है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आर्किटेक्चर, डेटा इंटीग्रेशन, CMS सॉफ्टवेयर, तो किस तरह से कंटेंट मैनेजमेंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसमें रोबोटिक्स इन द लाइब्रेरी, सोशल, मोबाइल एनालिसिस, क्लाउड, ये सब आ जाता है। ऑन्टोलॉजी टूल्स, RD, सिमेटिक वेब, लिंकेज वेब, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, सब इसमें आ जाता है। हार्वेस्टिंग, एक रिसर्च पेपर भी इसमें घुसेड़ दिया गया। हम लोगों को रिसर्च भी करना था, तो मुझे लगा था कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन देखो इसमें आएगा, NetJRF में आएगा, तो अच्छा हुआ एम्बलिस में ये रिसर्च का दे दिया है। तो रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पज़ क्या है, एथिक्स क्या है, सब पता चलेगा। एथिक्स में क्या है कि आप कट कॉपी पेस्ट ना कर दो, उसमें एथिकल वैल्यू आ जाती है। तो अगर मान लो किसी का कुछ लेते भी हो तो उसको डिनोट करो, नीचे रेफरेंस दो कि इनकी किताब में से ये चुराया मैंने, ये लिया है। चोरी नहीं होता है, आपने बता दिया, तो चोरी कैसा हुआ, ठीक है। रिसर्च मेथड्स, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव, किस तरह से आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन कैसा होगा, आपके हाइपोथेसिस वगैरह कैसा होगा, ये सब जब आप
आपने अगर प्रोजेक्ट अपना किया होगा ना अच्छे से, तब आपको पता चलेगा, वरना गोबर गणेश की तरह बैठे रहोगे, अब आपको पता ही नहीं चलेगा। कई लोगों ने 2000 रुपये का खरीद लिया प्रोजेक्ट, अब ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में, रिसर्च मेथड्स वगैरह के बारे में। उन्होंने ये सब इतना खूबसूरत अवसर गंवा दिया, बताओ यार। करते इतना अच्छा सा प्रोजेक्ट, आज नहीं तो कल होता, कल नहीं तो परसों होता। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, कितना खूबसूरत है ना। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करते हैं आप, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं। जब आप एक क्वेश्चनर बनाते हो जो प्रोजेक्ट के लिए, फिर डेटा इकट्ठा करते हो, फिर उसके बाद उसको इवेलुएट करते हो, फिर उसके बाद स्प्रेडशीट्स वगैरह पे उसको स्टैटिस्टिक्स को बनाते हो एकदम बढ़िया से, एक्सेल वगैरह में जा कर के रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करते हो, साइटेशन करते हो, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाते हो। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है रिसर्च पेपर, तो उतना ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है हम लोगों को। मैट्रिक स्टडीज़ इन LIS, बिब्लियोमेट्रिक्स, ये देखो बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स, बिबोमेट्रिक, और ये दरअसल ना रंगनाथन ने CC जब खोजा यार, वो मैथमेटिशियन थे, अब उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इतना ज़्यादा यूज किया ना, उसी से रिलेटेड है ये सब। इम्पैक्ट फैक्टर्स, जनरल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑथर्स इंडेक्स, H इंडेक्स, G इंडेक्स, I इंडेक्स, ये सब हो गया। ट्रेंड्स इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च, उसके कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं वर्तमान में, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ख़त्म हुआ, ये आखिरी बचा। एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको बाद में पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशल लाइब्रेरी IAS, हेल्थ LIS, कॉर्पोरेट LIS, एग्रीकल्चर LIS, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी LIS, आर्काइव्स, म्यूजियम, ओरिएंटल कम्युनिटी IAS, और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन वीमेन, पूरा सब कुछ इसने कवर किया हुआ। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सिलेबस। अगर आपने सिलेबस प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो आपको पढ़ लेना से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप B.Liss में हो तभी भी आप पढ़ सकते हो इस पूरे सिलेबस को, M.Liss में हो तब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे M.Liss के सिलेबस को प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ो, तब आपको मज़ा आएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।